बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मकरूह खेल शुरू हो गया है और जिसका खदशा था कि आज जो नोटिस लिया गया है वो ऑपरेशन लेवल प्लेइंग फील्ड की वजह से लिया गया है। आज आपको बताता हूं कि ये जो ताकतवर लोग हैं इन्होंने बुनियादी तौर पे ये कह दिया है, खुल के कह दिया है कि हाँ हमने किया है, हम ही करेंगे, जो बोलेगा मजीद भी करेंगे उसके खिलाफ, लेकिन तुमसे जो होता है कर लो। इस मुल्क की असल हुक्मरान हम हैं। मैं आपको FIR भी दिखाता हूं और जो एक फैक्ट सामने आया है जो सिर्फ कोई ताकतवर ही कर सकता था वो भी बताता हूं आपको। लेकिन इससे पहले मुराद सईद जो अरशद शरीफ के सबसे करीब थे, ये जो सारे मीडिया में दावे करते हैं ना, इन सबसे ज्यादा करीबी दोस्ती मुराद सईद की थी अरशद शरीफ से। मुराद सईद क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ते हैं। तुमने पहले दिन भी सोचा तुम खबर बदल लोगे, इसे मार दोगे। जनाजे वाले दिन सोचा अपने बयानात से इसे मार दोगे। फिर 44 दिन तुमने हर रोज सोचा वो आज मर जाएगा, वो कल मर जाएगा, वो नहीं मरा। वो तुम्हारी इस FIR वाली ओछी हरकत से भी नहीं मरेगा, वो तुम सबको दफन कर देगा, वो नहीं मरेगा, ये लिख लो। अब FIR पढ़ते हैं ताकि कहानी थोड़ी समझ आए, फिर आपको बताता हूं कि किस तरह के जुल्म किए गए और ये किस किस्म की बदमाशी इस मुल्क पे चल रही है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरा ये मानना है कि ऐसी बुजदिली की जिंदगी जीने से बेहतर है कि हम सबको मार दिया जाए। ऐसी जिंदगी जीने का मकसद नहीं है जिस तरह का यहाँ लॉलेसनेस चल रही है। जैसे आइन और कानून की धज्जियां ये कुछ आइन शिकन उड़ा रहे हैं, यकीन माने कि ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। और इमरान खान दुरुस्त फरमाते हैं कि ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। हम FIR देखते हैं। इंस्पेक्टर मियां मोहम्मद शहबाज पिम्स अस्पताल से वो वापस आया। इतला पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद पहुंचा तो वहां पर अरशद शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ सकना, उनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, जिसकी नाश आज रात बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंची थी, का बजरिया मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम किया गया और वो सारा कुछ जो भी तफसील लिखी गई है। लेकिन नीचे आते हैं, मकतूल साफी अरशद शरीफ को बैरून मुल्क नैरोबी में कत्ल किया गया। इसके कत्ल में मुसम्मियान खुरम अहमद, शनाख्ती कार्ड नंबर दिया गया उसका, वकार अहमद उसका शनाख्ती कार्ड दिया गया है, और पिसराने अफजाल अहमद और तारिक अहमद वसी वल्द मोहम्मद वसी उनका नाम दिया गया है। इनका मुलव्विस होना पाया जा रहा है, जिसकी तफ्तीश ये इस दफात के तहत होगी। ये पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में ही, इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। ना अरशद शरीफ की वालदा को मुद्दई बनने दिया जा रहा है, ना उनकी किसी अहलिया को मुद्दई बनने दिया जा रहा है, उनके किसी वारिस को नहीं बनने दिया जा रहा। मुद्दई कौन बन रहा है? पुलिस। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन जनाजा था, जिन लोगों के नाम लिए गए थे, उन्हीं का नाम डलवा दिया गया है। अहमद नूरानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनसे मेरे बहुत सारी चीजों पे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक स्टोरी की थी जिसमें 12 अरब रुपए के असासों का जाने वाले चीफ की फैमिली के असासे बताए थे। उन्होंने पूरी स्टोरी की थी। उन्होंने वो इस बारे में क्या कहते हैं, जरा उनकी ट्वीट भी पढ़ लेते हैं। अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में आज दर्ज होने वाली FIR का मवाद ISI के दफ्तर में फाइनल हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, कि वही कह रहे हैं जिन्होंने बाजवा साहब की और उनकी फैमिली की जायदाद जो 12 अरब रुपए तक पहुंचती है, 12 अरब से ऊपर, उसके बारे में सबूतों के साथ रिपोर्ट की थी। ये वो कह रहे हैं। अब आते हैं एक और चीज की तरफ, और वो ये है, अरशद शरीफ ने रिपोर्टेडली 3 बार कीनिया से दुबई का वीजा अप्लाई किया। ये इस पे अगर आप तारीख पढ़ें, 10 अक्टूबर 2022 यानी अपनी शहादत से 13 दिन पहले उन्होंने दुबई का वीजा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। ये आपको नजर आ रहा है, रिजेक्टेड। दुबई का वीजा तो विजिट किसी आम बंदे का रिजेक्ट नहीं होता, इतने फेमस जर्नलिस्ट का कैसे रिजेक्ट हो गया? वो कौन था जो अगस्त में होके आया था दुबई, तो पहले अरशद शरीफ को निकलवाया उसने? वो कौन था शायद उसके दबाव पर जिससे अरशद शरीफ की मुलाकात हुई है 1 घंटा? वो CCTV फुटेज किसी को भी नहीं मिल रही। किसका इतना असर और रसूख है, किसका इतना दबाव है? और फिर अरशद शरीफ को वीजा नहीं मिलता। हालांकि अरशद शरीफ जब एग्जिट लगवा के चले गए थे तो वो वापस दुबई आ जाते, लेकिन वीजा नहीं दिया गया। ये कौन कर सकता है? ये इमरान खान करवा सकता है, ये सलमान इकबाल करवा सकता है, ये सिर्फ वो ये रियासती सतह पे हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। दुबई इंडिपेंडेंट मुल्क है, बड़ा अमीर मुल्क है, हमें पैसे देने वाला है, हमसे लेने वाला नहीं है। ऐसे नहीं वो कर देते काम, और वहां बड़े सख्त कवानीन है, वहां ये काम हुआ है। फिर कीनिया में जो बदनामे जमाना फोर्स है वो पैसे लेके मारने के लिए मशहूर है। और फिर उनकी एक और खासियत है जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है कि वो
दहशत गर्दों को मारते हैं जो आलमी सतह पे मतलूब होते हैं। और जब कोई हुकूमत या इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट देती है तो वो सवाल नहीं पूछते बल्कि 24 घंटे के अंदर बंदे को मार देते हैं और उसकी ज़ाहिर वो कीमत वसूल करते हैं। कोई चीज सामने नहीं आ रही। जो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है इसमें कुछ भी नहीं बताया गया सिवाय इसके कि क्या हुआ है, जो बातें लोगों को पहले ही पता है। ये नहीं बताया गया, हालांकि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, इसमें तो ये बताना चाहिए था कि किसने हुक्म दिया, किलर कहां से गए, कैसे कीनिया की पुलिस को क्या तकलीफ हुई है कवर अप करने की। देखें, कोई भी इंडिविजुअल वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो दुबई की हुकूमत को कोर्स नहीं कर सकता और कीनिया की सेम टाइम नहीं कर सकता। ये सिर्फ रियासती लेवल पे हो सकता है। इतना ताकतवर कौन है आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है। पाकिस्तान में कौन इतना ताकतवर है जिसको अरशद शरीफ से मसला है और वो यूएई की हुकूमत को भी कोर्स करता है, केनिया की हुकूमत को भी कोर्स करता है और फिर अरशद शरीफ की शहादत हो जाती है। तो ये हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है कि तुम लोगों ने जो भी करना है तुम करो, तुम कीड़े मकोड़े हो। माशाल्लाह हमारी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, इमरान खान की एफआईआर, हमें लगा जी इंसाफ होने लगा है, वो भी इसी तरह हो गई। फिर नोटिस हुआ, हमें लगा शायद कोई गैरत जाग गई है, फिर वो पुलिस ने अपनी मुद्दत में एफआईआर कर दी है। तो मैं आपको थोड़ा सिर्फ याद दहानी करवाना चाहता हूँ, सिर्फ याद दहानी के लिए, क्योंकि हमारी तरह हमें गजनी सिंड्रोम है ना, हम लोग जल्दी भूल जाते हैं चीजें। फरवरी 2022 में चीफ जस्टिस ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस गुलजार अहमद रिटायर हुए और नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया फरवरी 2022 में। मार्च में तहरीक अदम एतमाद आई, अप्रैल में रात को 12 बजे अदालतें खुली और आइन को रोंद के आर्टिकल 69 की धज्जियां उड़ा के इंपोर्टेड जोकरों को हम पे मुसल्लत किया गया। और उसके बाद पिछले 8 महीनों में जो हुआ है, 7-8 महीनों में, वो हम सब के सामने है। अब ये सारा बैकग्राउंड तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन इसके साथ अब एक मौका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अगर सुबह सुबह इस केस को सुनते हुए इस जाली एफआईआर को रद्द कर दिया, फिर तो हम समझेंगे कि वो शायद सच जानने के लिए इस कौम की मदद करना चाहते हैं, वो शायद असल मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो ये नहीं करते तो फिर आप ये समझने में हक बजानिब होंगे कि वो रजीम चेंज ऑपरेशन का अहम तरीन किरदार है। और फिर जो टाइम लाइन नजर आती है कि फरवरी में वो आते हैं, मार्च में अदम एतमाद आती है, अप्रैल में आइन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और उसके बाद से लोगों को नंगा किया जाता है। आदम सवाती, शहबाज गिल, इमरान खान पे गोलियां चल जाती हैं। जमील फारूकी के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। और फिर एक लिस्ट है कि किस तरह लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया गया, उन्हें मारा गया, उनकी लित्रोल हुई, इस कदर ज्यादा हुई कि वो बेचारे वीडियोस बना बना के माफिया मांगने पे मजबूर हुए। लेकिन इस दौरान उमर अता बंदयाल साहब लंबी तान के सोए रहे। अगर वो मजबूर हैं तो बेहतरीन ये था कि वो इस्तीफा दे के घर चले जाते हैं, लेकिन अगर वो रजीम चेंज ऑपरेशन का अहम तरीन किरदार है तो सुबह आपको पता चल जाएगा। अगर वो इस एफआईआर को तब्दील नहीं करवाते, अगर अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत में एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर नहीं होता, तो आप 100% हक बजानिब होंगे ये मानने में कि वो इस रजीम चेंज ऑपरेशन का अहम तरीन मोहरा है। फिलहाल मैं इतनी ही बात करूंगा, बाकी सुबह जो कुछ होगा उस पर बात होगी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।